खेलकूद का एक और शुमारा और सिलसिला जारी फुटबॉल के बारे में बात करने का। और फुटबॉल में हम मैदान में आए, देखी चीजें क्या होती हैं, उसके बाद ड्रिबलिंग, किक, पासिंग, किकिंग वगैरह सब कुछ की। हम बॉल के बगैर दौड़े और दिखाया कि बॉल के बगैर फुटबॉल कैसे खेली जाती है। बॉल लेके ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस की गई, उसके बाद प्लेयर्स को चकमा देने की, फ्री किक्स लेने की, और फिर फ्री किक हाफ वॉली, और उसके बाद डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक, चिप कैसे की जाती है, बॉल उठाई कैसे जाती है कि। और इस बार बात होगी रेफरिंग, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, गेम प्लान, स्ट्रेटजीज, और एक नए खिलाड़ी में, जवां साल खिलाड़ी में क्या खुसूसियतें होती हैं कि उसे सिलेक्ट किया जाता है डिफरेंट पोजीशन पे खेलने के लिए। बहुत से खेल हैं जिसमें मेंटली अलर्ट होना चाहिए रेफरी या अंपायर, लेकिन फुटबॉल का खेल वैसा है जिसमें मेंटली अलर्ट होने के साथ फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना प्लेयर दौड़ता है तकरीबन उतना ही रेफरी दौड़ता है। और ये बात बताने के लिए हमारे पास जो शख्स है उससे अहम शख्स हमें मिलता नहीं, इंटरनेशनल रेफरी सईद शाहिद हकीम साहब। जी सर। रेफरी का क्या रोल है और उसकी मूवमेंट्स कुछ मखसूस हैं दौड़ने की ग्राउंड में अक्रॉस? जी हाँ, एक तो मेन रोल ये है कि लॉज ऑफ द गेम को इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। और इसमें लॉज ऑफ द गेम को इम्प्लीमेंट करें, और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको 17 लॉज हैं जी, लेकिन रेफरिंग में कहा जाता है देयर आर 18 लॉज। 18th क्या है? 18th लॉ इज हिज क्योंकि ज्यादातर जो है देर उसमें दो चीजें हैं, एक पॉइंट्स ऑफ लॉ है एंड पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स। पॉइंट ऑफ लॉ ये है कि 11 खिलाड़ी से बढ़ के नहीं हो सकते, अगर कोई उतर जाए तो मैच इनवैलिड हो जाता, 7 से कम हो जाएंगे तो मैच खत्म हो जाता। ये पेनल्टी एरिया है, इसका डायमेंशन है, पॉइंट ऑफ लॉ है। लेकिन पॉइंट ऑफ फैक्ट्स तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फैक्ट्स यानी हैंडबॉल है, हुआ कि नहीं हुआ, इट्स अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द रेफरी। सही बात। तो रेफरी के तो वो 18th लॉ है, दैट इज कॉमन सेंस। तो आप जो है स्पिरिट ऑफ द लॉस को अप्लाई करना चाहिए, नहीं कि वर्ड बाय वर्ड उसको इम्प्लीमेंट करें। और जैसे रेफरी के साथ 2 आदमी मदद के लिए होते हैं जिनको हम लाइन रेफरी कहते हैं। अभी आजकल उनको असिस्टेंट रेफरी कहा जाता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। और इसमें मैं पॉइंट ऑफ फैक्ट में मैं अपना एक इंसिडेंस मैं अपना बताना चाहता हूँ। 1980 प्री ओलंपिक एट बगदाद, बॉल ऊंची गई, एक प्लेयर ने हाथ उठाया और जो है इंटेंशनली हैंडल किया, येलो कार्ड था उसको जी। लेकिन वो बॉल उसके हाथ को लग के अपोनेंट को मिल गई, येलो कार्ड, ये कॉशन है जी। और रेड कार्ड जो है फील्ड के बाहर जाएगा, निकाल दिया जाता है। तो येलो कार्ड दिखाना था, और मैंने उसको चूंकि बॉल उसके हाथ को लेके अपोनेंट को मिल गई, मैं छोड़ दिया, वो आपने उसको एडवांटेज दे दिया, वो गया, गोल हो गया। जब गोल हुआ फिर मैंने जाके उसको येलो कार्ड दिखाया कि जो है तुमको कॉशन भी है। अच्छा। तो इट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड। सही बात है, आपने एडवांटेज राइट मौके पे दिया, अगर रोक देता तो गोल नहीं होता। तो ये उसकी इंटेंशन थी गोल ना हो, वो रोकना चाहता। तो आमतौर पर पब्लिक समझती कि रेफरी देखो हैंडबॉल ने नहीं दिया जी, ऐसा नहीं है। रेफरी छोड़ बाद वक्त इंटेंशनली छोड़ देता था कि एडवांटेज देता है, अब उसका आप यूटिलाइज नहीं कर सके तो वो अलग बात है। और तो दूसरी चीज ये है कि साहब मेन तो ये चीजें हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज ऑफ द गेम। दूसरी चीज ये है कि साहब अच्छे रेफरी का काम ये है कि अच्छे प्लेयरों को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, जिन पे स्किलफुल प्लेयर होता है जो जानबूझ के उनको क्या करते हैं, अपोनेंट मार देता है कि एक अच्छा प्लेयर खराब हो जाए, उनका प्रोटेक्शन भी रेफरी की ड्यूटी है। जैसे अपोजिट टीम एक अच्छे स्ट्राइकर के लिए मार कर रखती है, बिल्कुल रखती तो है, रेफरी भी उसको बचाने की और उसमें कुछ डर्टी प्लेयर्स भी होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उसको मार दिया जाए ताकि जो है वो टीम वीक हो जाए। तो अच्छे रेफरी काम है कि उनको प्रोटेक्ट करे। और फिर सब और एक चीज ये जो आपने कार्ड का हमें कहा कि एक कार्ड रेड कार्ड है, रेड कार्ड आप दिखाएंगे फिर से? मैं बता रहा हूँ मैं आपको साहब, ये देखिए आजकल ऐसा निकला है, इसमें जो एक कार्ड रखते हैं और यहाँ अंदर स्कोर शीट रखते हैं। अच्छा। ताकि उसमें हर एक चीज रहती है, कब मैच स्टार्ट हुआ, मैच का हाफ टाइम कितने बजे होगा, ऐड कितना वेस्टेज हुआ, ऐड कितना हुआ, फुल टाइम कितने बजे हुआ। एक और बात ये भी है कि मैच की जो ड्यूरेशन है, जी हाँ, उसमें रेफरी ऐड भी करता है इंजरी टाइम। बिल्कुल, तो वो नोट करके रखता है, वो नोट करते हैं, उसके पास स्टॉप वॉच होती है, उसमें जैसे जो है कोई ज्यादा टाइम हो जाता है उसको बंद कर देता है, उस हिसाब से उसको पता लग जाता है, वेस्टेज देता है। और इसमें एक चीज और भी है, स्कोर्स लिखता है, किसी को कॉशन मिले वो लिखता है, अगर जो है गेम खत्म होने में मैच अगर पेनल्टी किसी को डिसाइड करना है तो वो भी नोट करता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड कार्ड होता है, बहुत उम्दा, वो अंदर रखते हैं। ये तो इस तरह आप अगर यहाँ कार्ड निकाला वो हाथ से ऊपर करेगा, अगर देते हैं तो उसकी पीठ को नहीं दिखाना चाहिए, उसको बुलाया जाए और बहुत नजदीक भी नहीं बुलाना चाहिए। क्यों?
बास खराब प्लेयर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि स्नैच करने की कोशिश करते हैं अच्छा रेफरी से। अब आप ये इसको ये तरीका है, ये कॉशन है, आप उसको दिखा दिए तो फेयर प्ले दिखाएंगे, क्योंकि फीफा का स्लोगन है फेयर प्ले जी। तो ये आप दिखा दिए इस प्लेयर को, ठीक है। इसके माने ये है कि अगला येलो कार्ड देखेंगे तो आप बाहर जाएंगे। अच्छा अच्छा, दो येलो कार्ड रेड कार्ड के एक मुकाबले बराबर हो जाते हैं, एक बराबर हो वो जो रेड कार्ड है उसके बाद प्लेयर बाहर गया फिर वापस नहीं आ सकता। रेड कार्ड में स्ट्रेट अवे बाहर गया, दोबारा वापस नहीं आ क्योंकि सकता। हॉकी में वापस आता है। नहीं, इसमें नहीं आ सकता, इसमें आप परमानेंटली सेंट आउट और बेंच पे भी नहीं बैठ सकता। और ये भी है कि एक रेड कार्ड के बाद नेक्स्ट मैच मिस। एक मैच तो कम से कम मिस है, जी। और उसके बाद में ग्रेविटी ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट पे डिपेंड करता है कि एसोसिएशन उसको 6 महीने सस्पेंड करती है, 2 मैच सस्पेंड करती है, परमानेंट सस्पेंड करती है। अब किसी को बुरी तरह से मार दे तो हो सकता है लाइफ लॉन्ग सस्पेंड कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेफरी का काम नहीं है, रेफरी का काम सिर्फ रिपोर्ट देना जी। है। और वो जो जिसको बाहर बैठते हैं वो बेंच पे नहीं बैठ सकता, वो पीछे जाता है। वो पवेलियन में जाएगा। जी। और ये जो रेफरी है फुटबॉल का, जी साहब। ये सारे टाइम बॉल पे नजर रख के दौड़ता है, हाँ। साइड से दौड़ता मैं है। कल ही जो है ये जिस टूर्नामेंट में उन्होंने मैच के बनाया तो मैं जहूर को कह रहा था कि आप फिट हैं। अच्छे रेफरी की पहचान ये है कि बॉल को अपने और लाइनमैन के बीच में रखिए। अच्छा, ताकि उसका फ्लैग अब ये अगर यहाँ के पे गेम हो रहा है तो मैं यहाँ रहूंगा, जैसे बॉल इधर आए तो मैं और पीछे जाऊंगा। अब बॉल बिल्कुल हो सकता है मुझे लाइन के बाहर भी जाना पड़े, कब 100% तो नहीं हो सकता क्योंकि लंबे किक में बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश बात क्यों चाहिए ताकि फ्लैग भी मिस ना हो, इन्फ्रिंजमेंट भी मिस ना हो। और रेफरी बॉल से 10-15 गज के फासले में रहना चाहिए, और रेफरी की रनिंग डायगोनल होनी चाहिए। डायगोनल मींस नॉट एक स्ट्रेट लाइन नहीं, नहीं क्रॉस में फील्ड में। हाँ, क्योंकि आप जैसे सेंटर लाइन क्रॉस करें आप उधर फेस हो जाए। हकीम साहब, एक पर्सनल सवाल कि आप जी सर। फुटबॉल खेलते थे तो दौड़ते थे, जी हाँ। फिर आप रेफरी रहे तो दौड़ते थे, दोनों में ज्यादा किस में दौड़े मैच के दौरान? फुटबॉल में कम से कम डीप डिफेंस और फॉरवर्ड को कुछ रेस्ट मिल जाता है। अच्छा। रेफरी को रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट नहीं मिलता। और 1982 एशियन गेम्स की ट्रेनिंग हो रही थी और मैं घोष था उसमें, पीके बनर्जी, मैं और अरुण घोष। तो एक बार पीके बनर्जी ने कहा कि हम 25 ये सेंट्रल लाइन तक 25 बार स्प्रिंट करेंगे। तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैचेस खिलाने थे एशियन गेम्स में। भास्कर गंगुली कैप्टन था, कहने लगा दादा ये रेफरिंग नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तू मेरे साथ, गोलकीपर था हाँ, वो। गोलकीपर मैंने कहा टीम थे। तू मेरे साथ भाग, और मैंने 25 में 25 बार उसको बीट किया। जहाँ रेफरिंग की बात है वहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात है कि जी फुटबॉल सर। में कितने सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और कैसे? 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साहब आप, और एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गेम। लेकिन अगर गेम बराबर हो गया और पेनाल्टी किक लेनी है और आपने 3 सब्स्टिट्यूशन पूरे नहीं किए हैं, अच्छा। अगर नहीं किए हैं तो सिर्फ गोलकीपर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता, दूसरा प्लेयर नहीं। जितने 10 प्लेयर है वो ही रहेंगे मैदान में, सिर्फ गोलकीपर सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा। पेनाल्टी में अगर और ये भी तीन है नहीं कि किए तो अगर आपने तीनों सब्स्टिट्यूशन 90 मिनट में कर ली जी। तो एक्स्ट्रा टाइम में आप नहीं कर सवाल सकते। नहीं पैदा होता, बिल्कुल कर नहीं, सकते। बिल्कुल नहीं, खत्म। 3 हो गए तो उसके बाद दोबारा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। और इसमें साहब फुटबॉल में और एक चीज है, 2 चीजें, एक डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक। सिग्नल्स जो है रेफरी के। इन्फ्रिंजमेंट जब होता है, इनडायरेक्ट जब हाथ उठाता है रेफरी, इस माने कि इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट किक में ये है कि बॉल जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए, तो वो हमारा अपना प्लेयर हो या अपोनेंट का प्लेयर, गोल नहीं होगा। गोल नहीं होगा। और डायरेक्ट किक में अपने गोल में गोल नहीं होगा। अच्छा। अगर डायरेक्ट किक मुझे अपने पेनाल्टी एरिया के बाहर मिलती है, मैं उधर मारने की बजाय अपने अपने गोल में गोलकीपर को मार- पास देता हूँ, मिस हो जाता और वो मिस होता है, उसको टच नहीं होता। अच्छा। और बॉल गोल में चले तो कॉर्नर किक होगी। अच्छा। अपने गोल में डायरेक्ट किक से गोल नहीं होता। नहीं। और गोलकीपर को हाथ लग के अगर चल किसी जाए का तो भी गोल हो touch हो जाता तो हो है। जाएगा। किसी का रेफरी का टच होगा तो नहीं होगा। अच्छा। वैसे नॉर्मल गेम में रेफरी अगर टच हो जाए या लाइन में अंदर चल जाए, उसको टच होकर बॉल गोल होता है तो गोल हो जाता है। लेकिन ये इसमें फ्री किक्स में रेफरी का अगर टच होगा तो नहीं होगा। इनडायरेक्ट में तो आपको जो है जब तक किसी को टच ना हो नहीं हो। जो सिग्नल्स हैं रेफरी के, अभी जी। आपने कहा इनडायरेक्ट हो गई, हाथ जी हाँ, खड़ा किया, जी हाँ। है ना, और कॉर्नर का सिग्नल है, गोल का सिग्नल है, कुछ हाथ से इशारे हैं, आप दिखाएंगे। आमतौर पे ये होता है कि अगर फर्स्ट कीजिए फार एंड कॉर्नर में है जी। तो कभी ऐसे दिखाते हैं, वरना अपने कॉर्नर, रेफरी वहां पर है तो बता देगा अपने कॉर्नर की तरफ, भाई ये कॉर्नर है। और वो लाइनमैन बताता है, वो नीचे फ्लैग के पास ऐसे फ्लैग नीचे कर लेता है, तो इसके माने। और आमतौर पे ये भी होता है, आजकल इंडिकेशंस ऐसे होते हैं, आपस में बात हो जाती है, गोल अगर हो गया, डाउटफुल है, अब मिसाल तौर पे लाइन क्रॉस हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो लाइन लाइनमैन से। क्या करता है, पलट के सेंटर की तरफ भागता है। अच्छा। तो रेफरी समझ जाता है कि गोल हो गया। इस तरह उनके कुछ मखसूस आपस में इशारे होते हैं। अब ऐसे बात रखेगा तो बोले आप आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, या टाइम बता देगा 2 मिनट है, या नीचे वो रेफरी इंस्ट्रक्शन जैसे देगा, असिस्टेंट रेफरी उसको सपोर्ट तो इसमें करेगा। एक खास बात यह है कि जहाँ रेफरी को गेम पे नजर रखनी है, वहाँ अपने लाइंस जज पे भी रखनी है। तब रेफरी को पूरे 22 खिलाड़ियों पे नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है गेम इधर हो, उधर कोई पीछे मार दे। सही बात है। उसमें असिस्टेंट रेफरी मदद करता है उसकी,
वो रोक के गेम बुलाता है और अपने लाइनमैन पे परमानेंट नजर। इसलिए मैंने कहा ना कि बॉल को अपने और लाइनमैन के बीच में रखें ताकि लाइनमैन भी मिस ना हो, आपकी आंखों से इंसिडेंट्स भी मिस ना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री किक ये है कि कुछ पहले 9 पेनल्टी ऑफेंसेस होते थे, उनको कहते थे, वो डायरेक्ट किक होती है। फॉर एग्जांपल 2-4 मैं बोल देता हूँ, जैसे हैंडबॉल है जी, किकिंग है, होल्डिंग है, ट्रिपिंग है, इसमें डायरेक्ट अब्यूजिंग है, वायलेंट प्ले है, इसमें जो डायरेक्ट किक हो, ये प्रायोरिटी एरिया में अगर ये ऑफेंस हो जाए तो पेनल्टी फाउल भी होता है। प्रोफेशनल फाउल बोला जाता है साहब, ऐसे को खास उसको क्या पेनल्टी दे देते हैं? नहीं, नथिंग लाइक दैट। प्रोफेशनल फाउल इन द सेंस कि इंटेलिजेंट फाउल करता है एक प्लेयर, अच्छा, जो रेफरी की समझ में नहीं है। अच्छा। तो ये होता है कि रेफरी का एडवांटेज उठाता है। अच्छा। अब ये जैसे अगर ये डायरेक्ट किक जो मैंने कहा पेनल ऑफेंसेस हैं, पेनल ऑफेंसेस अगर एरिया में हो जाए तो डायरेक्ट पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी कितनी सूरतों में देगा? मैंने कहा ना कि आप जो 9 पेनल ऑफेंसेस अब 10 कर दिया, उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया है। जैसे हैंडबॉल है, स्ट्राइकिंग है, मारना किसी को, होल्डिंग है, पुशिंग है, जंपिंग एट द अपोनेंट है, किकिंग है, ट्रिपिंग है, इस तरह 9 स्कोरिंग पोजीशन में होना जरूरी है खिलाड़ी का? नहीं ना, नॉट एट ऑल। बॉक्स में नॉट कहीं भी, अगर बॉक्स में स्कोरिंग पोजीशन हो के नहीं हो, अगर यहाँ भी अगर हो रहा है तो पेनल्टी हो जाएगी। अगर बॉक्स में हुआ, बॉक्स के बाहर हुआ तो डायरेक्ट किक होगी। ये क्लोज पासिंग है और उसके बाद प्लेयर को पास कर दिया। जी हाँ, प्लेयर को पास कर दिया, बिल्कुल बीट कर दिया उसको। ये बॉल पास है, इसी की प्रैक्टिस हो रही है। अब ये तो खैर ड्रिबल कर रहा है अपोनेंट, उनको ये ड्रिबल कर रहा है, उनके पैर अपोनेंट के पैर खुले हुए हैं, वो पैर के बीच में से बॉल डालेगा और निकल जाएगा। हाँ, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हकीम साहब एक और बात ये है कि जब डिफेंडर आगे बढ़े तो पैर खुले ना रखे इतने। एक और बात है ये टैकलिंग में कि जब वहां से अपोनेंट आ रहा है, आप उसकी तरफ रश करें या उसको आने दें? नहीं, आप डिपेंड करता है आप किस पोजीशन। अगर आप इस एरिया में अगर अंदर आने देंगे तो शूटिंग रेंज में आ जाता है। आपको पेनल्टी एरिया से कम 15-20 गज वहां रोकना चाहिए उसको। अब उधर पीछे इतनी जरूरत नहीं। अब प्रॉब्लम कब होती है? जब वो लोग दो आते हैं, हम एक हैं, या वो 3 आते हैं जब 2 हैं, तो वो आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट टाइम टैकल करना नहीं। फर्स्ट टाइम टैकल उसी वक्त करना चाहिए जब आपको 100% डेफिनेट है कि बॉल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर बॉल मुझको नहीं मिलती है, बेटर होल्ड इट। ये जो मैंने कहा रश करने का, कि जब आदमी रश करता है इजीली टैकल हो जाता है। एक और बात है इसमें कि साहब गोलकीपर भी रश आउट करता है, बिल्कुल क्या टाइमिंग्स हैं? उसको भी यही कि उसको ये जजमेंट करना है कि मुझे बॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक और 1 वर्सेस 1 है तब तो उसको आगे आना है। लेकिन अगर अपना कोई प्लेयर चेस कर रहा है तो आगे आने की जरूरत नहीं, वहां रहना चाहिए, क्योंकि आगे आ जाएंगे तो आपको डिसएडवांटेज। क्योंकि गोलकीपर की पोजीशनिंग बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड टैकल की डेमोन्स्ट्रेशन है। स्लाइड टैकल करके जी हाँ, बॉल ले ली, ये निकल सकता है, बिल्कुल। ये एल्बो निकल जा सकती है, तो हाथ नहीं टेके, शोल्डर पे जाए, चोट नहीं लगती है। और स्लाइड टैकल में टाइमिंग होनी चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएगा। फॉल अगर अपोनेंट को पैर को लगा हुआ, फॉल के से ज्यादा ये है अगर गलत किया और मैं बॉल इसके ऊपर से निकल दिया तो ये इसको उठने तक मैं चला गया, रिकवरी नहीं होगी। तो 100% जब आपको डेफिनेट है कि मैंने लेना है बॉल, तो कैसे कोई भी शख्स बगैर उस्ताद के आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप कोई शख्स कहते कि मैं अपने आप पढ़ने लगूंगा तो होता नहीं है, कोई ना कोई पढ़ाना पड़ता है। एक लेवल तक उस्ताद साथ देता है, इसमें तो सारे टाइम साथ देता है। इसमें तो क्योंकि मेन ये है कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कोच सभी कुछ करता है,
फिजिकल ट्रेनिंग भी कोच करवाता है, या लेकिन बाहर कंट्रीज में ट्रेनर अलग होते हैं, कोचेस अलग होते हैं। कोचेस को मैनेजर्स कहा जाता है वहाँ पे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर फर्गूसन है, आर्सेनल का मैनेजर है, इस तरह ये मैनेजर्स कहलाते हैं। ये लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, इनका मेन काम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है, अपोनेंट के हिसाब से प्लानिंग मेन है, सबसे बड़ा काम ये है। उसके साथ साथ उन चीज़ों को जो एक्सरसाइज करते हैं वो गेम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रेनर का काम ये है कि फिजिकली फिट करते हैं। अब तो साहब मेरे अपने हिसाब से कि कोच के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। वो हिंदुस्तान में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? आपकी जितनी स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज होती हैं, मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा ले लें, विल पावर जी, परसिवियरेंस, फाइटिंग स्पिरिट, प्रेशर बर्दाश्त करना, हर चीज, ये सारे का सारा ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। और इंसान के दिमाग की रीडिंग इज साइकोलॉजी है। बिल्कुल, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है। बाहर के जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ आप देखेंगे साइकोलॉजी जरूर होता है। स्पोर्ट्समैन क्या है, बड़े बड़े लीडर्स अब उनके साइकाट्रिस्ट होते हैं साथ में, क्योंकि उनके मेंटल लोड। लेकिन हिंदुस्तान में साइकोलॉजिस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोच करता क्या क्या है? तब मेरे अपने हिसाब से ये कि एक अच्छे कोच को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चे की साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे हमारी टीम में, हर टीम में होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जब तक आप उससे गुस्सा नहीं करें अच्छा नहीं खेलेगा। अच्छा। एक बच्चा ऐसा होता है जिसपे थोड़ा गुस्सा कर जाए तो नर्वस हो जाएगा। तो जब तक कोच इस चीज से वाकिफ नहीं है, मिजाज समझना है, और कोच इससे वाकिफ नहीं है, फिर उससे तो खेल में क्या चेंजेस लानी है उसने, या क्या तब्दीलियां एक इंडिविजुअल के लिए क्या करता है? सब इसमें कोचिंग में दो चीजें, एक तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है और एक जो है टीम ट्रेनिंग है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग में यह है कि उसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, उनके वीकनेसेस को दूर करो। स्पीड नहीं है, स्पीड है, ट्रैपिंग अच्छी नहीं है, चिपिंग अच्छी है कि नहीं है, जिस चीज में वो कमजोर है उसकी जो है खामियां दूर की जाए। टीम ये है कि अच्छे कोच की क्वालिटी ये है कि 11 प्लेयरों को या 16 प्लेयरों को एक टीम में निट करते हैं। अच्छा, अगले टीम खेले वो। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप कैसे क्या फॉर्मेशन खेलना चाहते हैं, अपोनेंट क्या खेल रही है, उसके हिसाब से आप क्या आपकी डिफेंस स्ट्रांग है कि अटैक स्ट्रांग है। अब आप चाहते हैं कि अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप डिफेंसिव गेम खेल के काउंटर अटैक पे खेलते हैं। तो ये सारी प्लानिंग कोच की होती है। तो कोच को मेंटल थकन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक ऐसा रहा कि मैं एज ए प्लेयर भी रहा, एज ए रेफरी भी रहा, एज ए कोच भी रहा। मैं फील करता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोच में है और एक रेफरिंग में भी नहीं है। क्यों साहब? एक बात है हकीम साहब, जी साहब, कि अगर किसी को कोई प्रोफेशनल टीम या बड़े प्लेयरों की, यानी उम्र में बड़े प्लेयरों की टीम मिली तो वो कुछ चीजें चेंज करता है, प्लानिंग करता है। अब किसी को 12 या 15 साल के बच्चे मिले तो वो कैसे पहचानता है कौन सा बच्चा किस पोजीशन के लिए बेहतर है? तो देखिए, उसकी हर एक पोजीशन की डिफरेंट क्वालिटीज है। मिसाल के तौर पे डीप डिफेंस को अगर आप ले लें या गोलकीपर को हम ले लें, तो गोलकीपर हैज टू बी द मोस्ट एजाइल पर्सन ऑन द फील्ड। एजिलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए उसकी, फिर डेयरिंग लड़का होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए कि अगर एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी बहुत अच्छी चाहिए ताकि डाइविंग है, और उसके बाद में उसका जंप अच्छा होना चाहिए, ग्रिप अच्छी है, तो पता लग जाता है कि इस लड़के में क्वालिटी है, आप उसको गोलकीपर के लिए पिकअप कर लिए। डिफेंस के लिए हाइट इज इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो है स्टडी होना चाहिए और टैकलिंग अच्छी करनी चाहिए। हाँ, तो ही शुड बी गुड टैकलर। अब आप सोचिए कि इस तरह मिडफील्ड ये है, नॉन स्टॉप गेम खेलना जरूरी है कि मिडफील्ड ऐसा है लिंकमैन। जैसे आप ये समझ जाइए कि आपके पास अगर तो टू व्हीलर है, पिस्टन अगर जाम हो गया तो गाड़ी जाम हो जाती है। तो मिडफील्ड का यही रोल है कि अगर मिडफील्ड ठहर गई तो टीम खत्म, पीछे और आगे दोनों को जोड़ता है। एंड ही शुड बी अ वेरी सेंसिबल पर्सन, ही शुड हैव वेरी गुड स्किल। आजकल स्कीम वही करता है, स्कीमर, मेन स्कीमर वही है। आप थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं तो रिदम में आ जाते हैं, ज्यादा ट्रेनिंग से प्रेशर पड़ता है आप। तो ये कब मालूम पड़ा कि ये ऐसा होता है आप कोच के साथ पिछले 10 महीने से? हाँ, जब हम पहले खेलते थे तो हम हर रोज थोड़ा ट्रेनिंग करते थे, जैसी सब कर रहे हैं। तो जब से कोच आया इन्होंने वेरीफाई किया कि जब इनको मैच बिफोर वनडे लोड होता है तो ये खेल नहीं सकते थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, हम 2-3 लड़कों को मैच से पहले बहुत कम लोड दिया जी, मैच से पहले बहुत कम लोड दिया, तो इससे पहले हम मैच में पहले से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये इन्हें आपको स्टडी किया, हाँ, इस प्लेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रैक्टिस की, कोचिंग की, हार्ड ट्रेनिंग की। तो अब आप मैच से पहले हार्ड ट्रेनिंग नहीं करते? नहीं। तो क्या परफॉर्मेंस बेटर हो गई? मेरे ख्याल में बहुत बेटर, मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो वैसे बाकी दिनों कितनी प्रैक्टिस करते हैं मैच के बगैर, गैप्स में? नहीं, उन्हें नॉर्मल जितनी बाकी कर रहे हैं उतनी बराबर, मगर मैच से 1-2 दिन पहले मेरी हम 2-3 लड़कों की लाइव ट्रेनिंग। तो आपको महसूस हुआ आपकी सही कोचिंग से ये होता है कि इंसान का जो पोटेंशियल है वो पता चलता है? हाँ, वो बात
वो पढ़े नहीं पता चला। हकीम साहब, फुटबॉल दुनिया भर में सबसे मकबूल खेल है, जी हाँ सब लोग खेलते हैं, जी। पसंद करते हैं, जी। कहीं दीवानगी का आलम है। जी हाँ साउथ अमेरिका में ले लीजिए, तो अगर हम कंपेयर करें तो मुख्तलिफ क्या है साउथ अमेरिकन फुटबॉल में, यूरोपियन फुटबॉल में, एशियन फुटबॉल में? फिर हम अपनी बात बाद में करेंगे। पहली चीज तो यह है कि साउथ अमेरिका और यूरोप में फुटबॉल इज ए पैशन। जैसे आपने कहा दीवानगी का आलम है, तो एक पैशन है ये। और वहां पे तकरीबन हर शख्स, बच्चा किसी न किसी उम्र में खेला जरूर होता है। चुनाचे आप देखिए इंग्लैंड के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जितने हैं, बहुत ज्यादा उसने फुटबॉल खेले हुए। डेनिस कॉम्पटन की मिसाल सामने है, जो इंग्लैंड क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल भी खेला, इंग्लैंड को क्रिकेट भी खेला। एन बॉथम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है, आप जानते हैं। तो इस तरह तकरीबन हर प्लेयर, ये बोरिस बेकर बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसको समझिए कि हर एक को थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। हम अपने पास गौस मोहम्मद साहब होते थे, पद्मश्री टेनिस प्लेयर, पहले इंडियन टेनिस प्लेयर है जो विंबलडन क्वार्टर फाइनल सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहुंचे थे। अगर वो वर्ल्ड वॉर नहीं होती तो उनको चांसेस थे चैंपियन बनने के। तो वो पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर फुटबॉल खेलते थे। तो हम, मेरे उस्ताद थे चीफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हम बैठते थे, हम उससे पूछते थे साहब क्या है, तो कहते फुटबॉल खेलने से मेरा फुटवर्क बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, टेनिस में मुझे बहुत काम आया। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलते हैं अपनी आई की इंप्रूवमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह फुटबॉल जो है, अब साउथ अमेरिकन और यूरोपियन फुटबॉल में फर्क है कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल डिपेंड ज्यादा करता है स्किल पे, वो अपने स्किल पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। वो है ना, वो कहते हैं जो हुनर है वो कहते हैं 15 साल तक वहाँ पे साउथ ब्राजील में आप फिजिकल कंडीशनिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ नहीं कराते, उनको बॉल प्लेयर बना देते थे। अच्छा। चुनाचे जब मेरे वालिद ने देखा कि मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा, वो इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे इंजीनियर, फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने एक चीज कही थी, बिकम अ बॉल प्लेयर एंड यू विल प्ले फॉर इंडिया। है ना, स्किल आप इतनी अच्छी कर लो खुद बहुत हो जाएगी, बाकी चीजें आ जाएंगी। तो यूरोपियन फुटबॉल स्किल के साथ साथ स्ट्रेंथ पे ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखेंगे ब्राजीलियन फुटबॉल, आप जर्मन फुटबॉल, ब्रिटिश फुटबॉल, ये लोग लॉन्ग पासेस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। ब्राजीलियन शॉर्ट पासेस ज्यादा स्किल पे, अपने बॉल अपने पास रखो, पोजीशन फुटबॉल भी बोल सकते हैं आप उसको। बिल्कुल, यानी अपने पास बॉल रखे नीटली खेलते हैं, ये है। तो ये फुटबॉल है। एशियन फुटबॉल, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास एक पैशन जो बनना चाहिए था, एक जमाने में था पैशन, आप बता सकते हैं अंग्रेजों के दौर से लेके अप टू मिड 60s जुनून था फुटबॉल का। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जुनून खत्म होता चले गया। आप ये समझेंगे कि किसी भी गेम के लिए, फुटबॉल की बात नहीं है, नर्सरी या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है या अर्चिन्स ऑन द रोड है। बिल्कुल, जो लड़के बाहर आवारा फिरते रहते हैं, इनमें से स्पोर्ट्समैन बनता है, या स्कूलों से। स्कूलों में भी आप ये बड़े बड़े पब्लिक स्कूल से नहीं बनते स्पोर्ट्समैन, वो तो बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में रहते हैं। आमतौर पे जो उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, हिंदी मीडियम, छोटे छोटे स्कूल जो होते हैं, यहाँ से स्पोर्ट्समैन। मुश्किल ये हुई कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स खत्म हो गया। और दूसरी चीज, बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं मिले। पहले ओपन स्पेसेस बहुत होते थे, अब शहरों में हर चीज बन जाती है, जहाँ ग्राउंड है उसको भी तोड़ के वहां भी कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो अब आप बताइए कि पैशन बनेगा कैसे? सही बात है। अब एक और बात है कि अगर इंडियन फुटबॉल ले लें हम, तो हमें लगता है स्किल की भी कहीं कमी है, और कहीं जैसे आपने कई बार कहा है कि मेंटल मेकअप नहीं है प्लेयर का। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी गेम, आप खुद क्रिकेट प्लेयर रह चुके, बड़े रणजी ट्रॉफी खेले, अब आप मुझे एक बात बताइए कि गेम इंसान का सेकंड नेचर बन जाना चाहिए। बिल्कुल बन जाना चाहिए। जिन कंट्रीज में स्पोर्ट्स ऊपर है वहां कल्चर है स्पोर्ट्स, हमारे पास कल्चर नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे यूं बताइए एक बनिया मेंटालिटी ज्यादा है। वी आर मोर मनी माइंडेड। हमें मिलेगा क्या? अमेरिकन वगैरह भी पैसा कमाते हैं, लेकिन जब एक साल भर का पैसा सारी दुनिया घुमाते हैं फिर अपने कमाने में, लेकिन हमारे पास जोड़ जोड़ के रखना पड़ता है। कुछ तो सोशल कंडीशन भी है, बहन की शादी है, बेटी की शादी है, ये बदनसीबी है इस मुल्क की। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग मनी माइंडेड बहुत ज्यादा हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, जमा रखना चाहते हैं, उसका सही मसरफ करना नहीं चाहते। तो ये चीज हमारे खेल में भी अड़चन पैदा करती है। हकीम साहब, अगर हम कश्मीर की जानिब आए, आपने फुटबॉल देखी, यहाँ कोचिंग कर रहे हैं फुटबॉल की आप बड़े अरसे से, तो यहाँ के फुटबॉल में क्या खास बात है और लैकिंग क्या है, कमी किसकी है? सब एक तो ये है, टैलेंट काफी है यहाँ पे, टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन टैलेंट को नर्स करने की जरूरत है। और जब तक सिस्टमेटिक अंदाज में नर्सिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा। एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये है। जाते जाते आपका एक फाइनल कमेंट के हमारी फुटबॉल का यहाँ कश्मीर में और हिंदुस्तान की फुटबॉल का मुस्तकबिल कैसा है? सब सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा, किसी चीज का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा।
हमारा इंडियन फुटबॉल हो या स्टेट्स का फुटबॉल हो, कश्मीर का ही नहीं, अब हैदराबाद जिसने जो 15 ओलंपियन पैदा किया, आज एक भी प्लेयर उनका क्या नेशनल कैंप में नहीं है, क्योंकि सिस्टम खराब हो गया। वो कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जब राजा अच्छा हो जाएगा तो प्रजा खुद बहुत अच्छी हो 60s तक जाएगी। हमारा सिस्टम अच्छा था। मच बेटर आज के हिसाब से 60s नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ आपके मिड 70s तक फुटबॉल का सिस्टम इतना अच्छा था। मिसाल तौर पे अब बेचू दत्ता रहे थे, पंकज गुप्ता थे, जियाउद्दीन थे, नूरुल अमीन थे, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ मैं, मोइनुल हक थे, मेरे वालिद रहीम साहब मोहम्मद थे, विंग कमांडर गंगुली थे, ऐसे लोग थे जो बड़े डेडिकेटेड थे, फुटबॉलर्स, खुद फुटबॉलर्स भी रह चुके थे। मेरे वालिद ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लास्ट में था लेट फुटबॉल बी कंट्रोल्ड बाय फुटबॉलर्स। बिल्कुल सही है। तो नॉन टेक्निकल, और पंडित नेहरू ने एक चीज कही जिस आपके टेक्निकल मैन पावर इन ए नेशन काउंट्स मच मोर देन गोल्ड सिल्वर एंड मनी। तो हमारे पास ये होगा कि नॉन टेक्निकल पीपल आ गए तो अब आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वकीम साहब, ये अजीब सी बात ये है कि दुनिया भर में 60s 70s से निकल के फुटबॉल बेहतर होती गई। वो टीमें डेनमार्क जैसी टीम जी, या कई और टीमें, जी, तुर्की और साउथ कोरिया जैसी आज बहुत अच्छी टीम है। जी, और हमारा क्या हुआ कि हम रिवर्स में पीछे चले गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे कि जो कोच हैं उनकी बात समझी जाए और कोच मेंटली अलर्ट हों, पढ़े लिखे हों और एक वसी तजुर्बा रखते हों खेल का। तो इसी पे हम आज के शुमारे को खत्म करते हिंदुस्तान हैं। में एक और छोटी प्रॉब्लम है, वो ये है कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग बहुत खराब है, यानी बहुत ज्यादा। पिक एंड चूज बड़ा strict पिक एंड चूज, ये selection नहीं में। है कि चूंकि आप किसी को लाइक नहीं करते इससे काबिल आदमी को भी निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो हम चाहेंगे ऐसा ना हो और खेलकूद के शुमारे में हम फुटबॉल की कहानी को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से जो भी फुटबॉल खेलेगा एक तरीके से खेलेगा, मैदान मिलेंगे उसको और कोच भी उसका साथ देगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।